देखिए मैं आपके सामने एक बाइक का स्प्रिंग लेकर आया हूं और इस बाइक के स्प्रिंग को मैं खींचना चाह रहा हूं। तो इसको खींचने के दौरान वेलकम करता हूं मैं आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन पोर्टल पर फिजिक्स के एक नए लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पंजाब के 9 बोर्ड्स में 19 मरतबा पूछा गया और इसी लॉन्ग क्वेश्चन में से 7 एमसीक्यूज पूछी गई हैं और 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी इतनी ज़्यादा अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को A to Z फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो उस टॉपिक का नेम है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग। अब ये जो क्वेश्चन है ये पंजाब के 9 बोर्ड में पास्ट पेपर्स में तकरीबन 19 मरतबा पूछा गया और किस किस बोर्ड में पूछा गया देखें आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि इस पर किस किस बोर्ड में इसको पूछा गया और किस बोर्ड में नहीं पूछा गया। इसी तरह अगर मैं इसी टॉपिक में से एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस के एनालिसिस की बात करूं पास्ट 10 ईयर्स में, तो देखें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि तकरीबन 7 मरतबा ये एमसीक्यूज पूछी गई हैं और जो 7 एमसीक्यूज पूछी गई हैं वो स्क्रीन पर देखें आपके सामने शो हो रही हैं। आप वीडियो को यहाँ पास करें और इन 7 एमसीक्यूज को पहले नोट डाउन कर लें। सिमिलरली देखें आपको मजीद यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी नज़र आ रहे हैं और 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर देखें के साथ बोर्ड का नेम भी मेंशन है कि इस बोर्ड में फलां साल और फलां टाइम में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके आंसर्स मैं आगे आपको चल के बताने वाला हूं इन डिटेल। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात माइंड में रखें कि हमारा ये जो लेक्चर है ये 2 कैटेगरीज पर मुश्तमिल है। पहली कैटेगरी के अंदर मैं आपको सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन के सॉल्यूशन और इनमें मौजूद आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और दूसरे पोर्शन के अंदर आपको टोटल इस टॉपिक की जितनी भी कंसेप्चुअल अप्रोच है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरामीटर, वेलोसिटी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, एक्सेलरेशन है, पोटेंशियल एनर्जी है और इसी तरह इनका फार्मूला है T = 2πm/k। इस पूरे फार्मूले को हम डिफरेंट वे में प्रूफ करके और उससे डिफरेंट एमसीक्यूज उसकी डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी को फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग, यानी ये क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हम किसी भी मास को स्प्रिंग के साथ बांध दें और हरकत करें तो किस तरह हरकत होगी। अगर हम किसी स्प्रिंग के साथ मास m को बांध दें तो 2 किस्म की हरकत हमें नज़र आती है। या तो स्प्रिंग के साथ मास को बांधकर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कराना स्टार्ट कर दें या स्प्रिंग के साथ मास को बांधकर वर्टिकली मूव करवाना स्टार्ट कर दें। 2 किस्म की मोशन है। अब यहाँ कुछ चीज़ें जो नोटेबल हैं कि इसके अंदर हमें जो सरफेस लेनी होगी वो फ्रिक्शन लेस हो, यानी सरफेस पर कोई भी रगड़ नहीं होनी चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होगी कि यहाँ पर इसके हर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो कांस्टेंट लग रही होगी। जबकि यहाँ पर आप देखें तो कभी मास नीचे आएगा कभी ऊपर जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो रही होगी, यानी कांस्टेंट नहीं होगी। अब हमारी बुक के अंदर हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को हमने स्टडी करना है, ये हमारा टॉपिक है। वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास कोई ना कोई बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। अगर वो बैकग्राउंड नॉलेज हमारे पास हो तो ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी इस टॉपिक को समझने के लिए की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जब हम ये टॉपिक समझ रहे होंगे तो हमें मेन पोजीशन, रेस्ट या इक्विलिब्रियम पोजीशन से का सामना होगा, इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन का सामना होगा। यानी हमें सबसे पहले इसका आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा हमें अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स का भी आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा हमें इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी और फाइनली हमें इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का भी आइडिया होना चाहिए। देखते हैं कि ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए ये एक्चुअली हैं क्या। तो सबसे पहली चीज़ है कि मीन, रेस्ट और इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है और एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है। देखें फ़र्ज़ कर लें कि वहीं वाला हमारे पास एक सेटअप है जिसमें हमने एक स्प्रिंग लिया हुआ है, उस स्प्रिंग के साथ हमने एक मास m को बांध दिया। सपोज ये एक मास m है जिसको बांध दिए, ठीक हो गया। अब शुरू में चूंकि ये अपनी फिक्स पोजीशन पर पड़ा हुआ है, यानी इस पर हमने इसको कोई फोर्स नहीं लगाई, इट्स मीन कि यहाँ जो फोर्स है वो 0 लग रही है और ये कोई भी डिस्प्लेसमेंट इसने कवर नहीं किया, इट्स मीन एक्स वैल्यू भी 0 है।
इट्स मीन ये जगह जहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो इस जगह का नाम होगा मेन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन, या तीसरा नाम इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन भी होता है। ठीक हो गई बात, ये एक पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ है कि एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है। एक्सट्रीम पोजीशन के साथ मैं एक और टर्म भी साथ साथ समझा रहा हूँ, और वो टर्म है हमारे पास कि अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है। देखें, जब हम इसको फोर्स लगाकर खींचेंगे तो फोर्स लगा के खींचने पर क्या होगा, देखें जैसे आपको यहाँ डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि इसको फोर्स लगा के जब हम खींचते हैं तो ये सामने की तरफ जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर करता जा रहा है। ठीक है, और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर करने के बाद जब ये यहाँ पहुँचेगा तो अब ये वापस आने की कोशिश करेगा। वो आखिरी पॉइंट जहाँ पर ऑब्जेक्ट जाकर रुका है तो उस जगह का नाम क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन। सिमिलरली फिर जब ये इस तरफ को आएगा, ये यहाँ रुकेगा नहीं बल्कि इधर चला जाएगा और यहाँ आके दोबारा वापस आने की कोशिश करेगा। इस जगह का नाम भी क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि इस ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए एक मेन पोजीशन है और दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और जिस फोर्स के ज़रिए हमने इस ऑब्जेक्ट को मेन से खींचा था उस फोर्स का नाम है अप्लाइड या एक्सटर्नल फोर्स, जबकि वो फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम से मीन तक लेकर गई उस फोर्स का क्या नाम है, इस फोर्स का नाम है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स। अब दो टर्म बाकी बच गई हैं, एक है हमारे पास इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर हम देखें तो जब ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा होता है तो यहाँ रुकता नहीं है। स्क्रीन में आपको देखें यहाँ नज़र आ रहा है कि मैच मीन पर आके रुकेगा नहीं बल्कि वहाँ से आगे चला गया। तो ये जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये आगे गया है उसको हम क्या नाम देते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आप लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 mv² के बराबर है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh के बराबर है। यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि देखें यहाँ पर 1/2 और ये m ये कांस्टेंट है और एक उसके साथ इक्वल का साइन है, यानी यहाँ से पता लगा कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ जाए काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाए काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से ये पता लग रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट का मैस कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट और h की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h है। मीन कि अगर हाइट बढ़ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, हाइट कम हो जाए पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। अब चूंकि हमें पता लग चुका है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² है, यानी कि 1/2 m कांस्टेंट होने के साथ इक्वल मौजूद है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल गया। यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए बॉडी की वेलोसिटी में इंक्रीज आया तो पता लग जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। अगर उस बॉडी की वाइब्रेट करते हुए वेलोसिटी जिस पॉइंट पर कम होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी कम होगी। सिमिलरली अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो mgh होता है, बट h कहाँ लिया जाता है, अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस लिया जाता है, जबकि हमारे क्वेश्चन में हमने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टल मूव करवाना है। अब हॉरिजॉन्टल में अब हाइट की जगह रिप्लेस कर देंगे डिस्प्लेसमेंट x। इट्स मीन यहाँ से क्लियर हो गया कि m और g कांस्टेंट हैं और साथ इक्वल भी मौजूद है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के क्या हो गए, प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी। यहाँ से ये बात पता लग गई। तो अब हम चलते हैं ये बेसिक आइडियाज़ लेने के बाद नए अपने टॉपिक की तरफ। अब इस टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो कि डिफरेंट बोर्ड में 14 मरतबा ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखें आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन किस किस बोर्ड में पूछा गया और इसको बोर्ड के हवाले से आप किस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो देखें आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इस वीडियो को यहीं पर पास करें और पास करने के बाद आप पूरा ये शॉर्ट क्वेश्चन एज इट इज लिख लें और इसको बोर्ड में आपने इसी तरह ही लिखना है ताकि आपको पूरे 2 नंबर मिल सकें। अब देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली है क्या। एक्चुअली हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की एक टाइप है जिसमें
हम क्या देखते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि अगर बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे तो उसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली हो। मतलब कि अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़े तो एक्सेलरेशन भी उसका बढ़ना चाहिए, और अगर उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो तो एक्सेलरेशन भी कम होना चाहिए। इसी चीज़ को हम प्रूफ करेंगे मैस अटैच टू स्प्रिंग में, यानी हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग में, जिसके अंदर अगर तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ेगा या डिस्प्लेसमेंट कम होने से एक्सेलरेशन कम होगा तो बॉडी में सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दूसरी कंडीशन हम ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन दूसरी कंडीशन में। तो अब ये भी हम चेक करेंगे अपने टॉपिक में, क्या एक्सेलरेशन हर वक्त सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए मेन पोजीशन की सिमत में है या नहीं है। अगर तो एक्सेलरेशन मेन पोजीशन की सिमत में हुआ तो हम कहेंगे कि वाकई मैस अटैच टू स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अदरवाइज नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन से एक पॉइंट मजीद एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो अहम पॉइंट हमारे पास क्या है कि चूंकि हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली है, मीन कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहे हैं। एक्स इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है। और हमें पता है जगह अगर हम ग्राफ बनाएं तो इंडिपेंडेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती है, डिपेंडेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस होती है। तो एक्स और ए के दरमियान जब भी ग्राफ बनाएंगे अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। कैसे, क्यों, इसकी पहचान क्या है? याद रख लें, जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होगा हमेशा उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, याद रख लें। उसके बाद अब हम चलते हैं कि इसी टॉपिक में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ, ये शॉर्ट क्वेश्चन 6 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया है। देखें आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है 6 मरतबा जिस जिस बोर्ड में पूछा गया उन बोर्ड्स के नेम हैं, उनके ईयर्स दिए गए हैं, साथ ही इसको आपने अकॉर्डिंग टू बोर्ड किस तरह अटैम्प्ट करना है वो भी दिया गया। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हुक्स लॉ होता क्या है। तो अब देखते हैं हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले फर्ज कर लें वही हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग है, शुरू में नॉर्मल कंडीशन में वो एक जगह पर पड़ा हुआ है और इस जगह पर चूंकि फोर्स कोई नहीं लग रही तो इस वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स जो हम इस पर लगाएंगे उस फोर्स का नाम एक्सटर्नल या अप्लाइड फोर्स होगा। क्या नाम है? वो फोर्स जो हम इस ऑब्जेक्ट पर लगाकर खींचते हैं उस फोर्स का नाम है एक्सटर्नल या अप्लाइड फोर्स। इस फोर्स के लगाने से इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। जो जो इसको हम इधर मूव करवाएंगे डिस्प्लेसमेंट कवर होता जाएगा। तो देखें आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि फोर्स लगाने से क्या हो रहा है कि स्प्रिंग से मैस पर फोर्स लगने पर मैस आगे की तरफ मूव करता जा रहा है, अपनी एक्सट्रीम पर जाता है। तो देखें मैं इसको ले गया एक्सट्रीम पोजीशन पर, वो पोजीशन आखिरी पोजीशन जहाँ तक ये ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है यहाँ के पहुँचा, इस पोजीशन का क्या नाम है जी, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या नाम है जी, एक्सट्रीम। और वो पोजीशन जहाँ वो पहले रुका हुआ था उसका क्या नाम है, उसका नाम है जी मेन पोजीशन, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, रेस्ट पोजीशन, या फिर उसका तीसरा नाम क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। 3 नाम है इसके। तो अब ये यहाँ तक पहुँच चुका, इसका क्या नाम है जी, एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट होना क्या था, हुआ क्या यहाँ पे, मैंने जितनी फोर्स लगाई, अगर मैंने कम फोर्स लगाई डिस्प्लेसमेंट कम कवर हुआ, मैंने ज़्यादा फोर्स लगाई डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर हुआ। इससे हमें ये पता लग रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स जितनी ज़्यादा लगाएंगे तो उसकी लेंथ में चेंज उतनी ज़्यादा आएगी, यानी उतना इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर होगा। तो यहाँ से पता लगा कि एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से बढ़ रहे हैं। यानी अब अगर मैं इनके दरमियान ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ भी सिंपल वैसे ही बनेगा कि इस साइड पर अगर f हो, इस साइड पर x बनाया जाए तो इनके दरमियान भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा। बात क्लियर है। अब इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना हो तो हम उसकी जगह 2 चीज़ें लगाते हैं, एक इक्वल प्लस उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट क्या है,
कांस्टेंट इस स्प्रिंग की स्टिफनेस है, यानी कि ये स्प्रिंग कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, इस चीज़ की पहचान जिस फैक्टर से होती है उसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है। फिलहाल यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास, और इस प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल और कांस्टेंट आ गया, और उसके साथ मैंने यहाँ एक्स लगा दिए। बात समझ आ गई। अब यहाँ कांस्टेंट क्या होना चाहिए, इस जगह पर एक्चुअली कांस्टेंट है हमारे पास के, यानी कि स्प्रिंग का कांस्टेंट। तो पता ये लगा यहाँ से कि इस सिचुएशन में ये जो हुक्स लॉ है ये हमें कैसे डिफाइन करने में मिलता है। हुक्स लॉ हमें ये बताता है कि एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और इसकी ये मैथमेटिकल फॉर्म आपके सामने मौजूद है। यहाँ एक बात माइंड में रखें कि एक्सटर्नल फोर्स हमेशा एक एक्शन फोर्स होती है, यानी कि इस जगह पर ये जो फोर्स है इस फोर्स का नाम है एक्शन फोर्स। अब ज़रा न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें। न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या बताते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ हमें ये बता रहे हैं कि हर एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन दैट एक्ट सिमल्टेनियसली, उसी वक्त एक्ट कर रहा होता है। मतलब कि जिस वक्त हमने इस पर एक्शन किया तो जाहिर सी बात है रिएक्शन भी तो होना है। वो रिएक्शन जो इस एक्शन के रिस्पॉन्स में होगा उसको हम क्या नाम देंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। अब हम चलते हैं अपने एक नए क्वेश्चन की तरफ। एक नया क्वेश्चन हमारे पास है इससे रिलेटेड कि डिफाइन रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स शॉर्ट क्वेश्चन 18 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया, और इन बोर्ड के नेम भी यहाँ पर मैंशन है कि किस किस बोर्ड में किस साल में और किस टाइम में आया कि वो फर्स्ट टाइम आया या सेकंड टाइम। और आप वीडियो को स्टॉप करके इस रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन को भी आप लिख सकते हैं ताकि बोर्ड में सेम इसी तरह आप अटैम्प्ट करें और आपके पूरे 2 नंबर मिले। अब समझते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, बट रीस्टोरिंग फोर्स समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना होगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की कन्वर्जन का कंसेप्ट समझना है हमने कि वो क्या है हमारे पास। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले गौर करें ज़रा इस बात पे, जो ही हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सटर्नल फोर्स। इस एक्सटर्नल फोर्स के रिस्पॉन्स में क्या हुआ, इसके रिस्पॉन्स में इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मैंने यहाँ x लिख दिया, यानी एक्सटर्नल रिस्पॉन्स था कि डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया। अब हमें पता है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो एक्चुअली क्या होता है, आप 9th के 6ठे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि उस वक्त वर्क डन कवर होता है, यानी W इज इक्वल टू एफ एक्स मैंने लिख दिया। बात समझ आई। दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह सकता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहा हूं, यानी मैं इस बॉडी पर वर्क कर रहा हूं। अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी बॉडी पर वर्क करें तो वर्क वो उसके अंदर किसकी शक्ल में स्टोर होता है, एनर्जी की शक्ल में स्टोर होता है। किसकी शक्ल में, एनर्जी की शक्ल में स्टोर होता है। किस एनर्जी की शक्ल में, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि चूंकि ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के अंदर ये किस एनर्जी की शक्ल में स्टोर होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। किसकी शक्ल में स्टोर होगा, EPE लिख देता हूं, यानी ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर होता जाएगा। अब जब ये इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में ऐसे ऐसे स्टोर होता जा रहा है, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आके रुकेगा, अब हम इसको छोड़ देते हैं। जो ही हमने इसको रिलीज किया, अब क्या किया हमने, रिलीज कर दिया। रिलीज करने पर क्या हुआ, रिलीज करने पर अब वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो इस बॉडी में स्टोर हो चुकी थी, वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अब अपेयर होगी किसकी शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, और वो बॉडी क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स की शक्ल में ये अपेयर होगी। और वही रिस्टोरिंग फोर्स अब इस बॉडी को दोबारा एक्सट्रीम से मीन की तरफ लाना शुरू कर देगी। मेन ये कि वो रिस्टोरिंग फोर्स, अब जो शख्स यहाँ से देखे वो इससे ये पता लगा है कि स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींच रहा है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि इस स्प्रिंग को दूसरी साइड से धकेला जा रहा है। यानी कि इसकी डेफिनेशन ये बनी रिस्टोरिंग फोर्स की कि वो फोर्स जो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से अपेयर हुई, एक्चुअली क्या है, a force which always pushes or pulls the object performing oscillatory motion toward main position is known as
रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि ये रीस्टोरिंग फोर्स आप उसको पुल या पुश है, यानी इस तरफ से देखें तो हम कह रहे हैं स्प्रिंग इसको खींच रहा है, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि इस बॉडी को, इस मैस को उस साइड से वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी धकेल रही है, यानी पुश या पुल है जो इस सब्जेक्ट को मेन पोजीशन की तरफ परफॉर्म करा रहा है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स उस फोर्स के अपोजिट है। वो वाली फोर्स थी इस तरफ, एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ थी, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है। ये वाली एक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स है, और ये दोनों एक दूसरे पर 180 डिग्री एंगल पर लग रहे हैं। तो यहाँ से एक एमसीक्यू और भी पता लग गई कि एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट लगती हैं, यानी 180 डिग्री एंगल पर लगती हैं। चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स एक रिएक्शन फोर्स है, तो हम जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्शन फोर्स होता है। अब अगर मैं यहाँ रिएक्शन फोर्स की जगह एफ आर यानी रिस्टोरिंग लगा दूँ इज इक्वल टू यहाँ माइनस लगा दूँ, हमने पढ़ा कि जो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स थी वो एक्सटर्नल फोर्स थी और वो एक्शन फोर्स थी, और एक्शन फोर्स किसके बराबर है? पॉजिटिव के एक्स के। तो मैंने यहाँ पॉजिटिव के एक्स लगा दिया। बात क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल गया? हमें ये रिजल्ट मिला कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, जबकि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू के एक्स है, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। बात समझ आ गई? अब हम एक अगले कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है? देखें, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हमें टर्म नजर आ रही है के। एक्चुअली के क्या होता है? दिस के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब हम इस स्प्रिंग कांस्टेंट की तरफ मूव करते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो अब तक पिछले 10 सालों में पंजाब के 9 बोर्ड्स में यानी 180 पेपर में 3 मरतबा आया है। आपको देखें यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि ये क्वेश्चन किस किस बोर्ड में आया है, और आप इस वीडियो को स्टॉप करके आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को लिख लें ताकि एज इट इज़ आप बोर्ड में लिखें, आपके 2 नंबर पूरे मिल जाएं। सबसे पहले तो देखें, हमें पता है कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एक्स है। मैंने के को डिफाइन करना है तो एक्स को मैं नीचे ले आऊं, तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी कि के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। बात समझ आ गई? यानी के को हमने डिफाइन कर लिया, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। मीन एफ मीन फोर्स, एक्स मीन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन लेंथ है। तो एस की डेफिनेशन क्या बनी? इसकी डेफिनेशन ये बनी, स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ force to displacement or the ratio of force to change in length is known as spring constant। बात समझ आ गई? अब स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या बनेगा? देखें, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जबकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो यहां से यूनिट मिल गया न्यूटन पर मीटर, यानी मीटर को हम ऊपर ले गए तो न्यूटन पर मीटर हो गया। अच्छा, ये तो है हमारे पास एस आई यूनिट, लेकिन अगर हम इसका बेस यूनिट बनाना चाहें तो इसका बेस यूनिट कैसे बनेगा? हमें पता है न्यूटन एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। किसके बराबर है? एफ इज इक्वल टू एम ए। और ये किसके बराबर है? मैस किलोग्राम के, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां से न्यूटन की जगह मैंने लगा दिया किलोग्राम मीटर सेकंड रेज़ पावर -2, जबकि 1 मीटर इनवर्स ऊपर बचा हुआ है तो यहां पर आ गया मीटर इनवर्स। तो यहाँ से हमें इसका बेस यूनिट मिल गया किलोग्राम। मीटर इनवर्स के साथ कैंसल आउट हो गया तो बाकी बचा किलोग्राम सेकंड रेज़्ड पावर -2। तो ये इसका हो गया हमारे पास बेस यूनिट। तो अब हमने इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का एसआई यूनिट भी देख लिया और इस स्प्रिंग कांस्टेंट का हमने बेस यूनिट भी देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली इस स्प्रिंग कांस्टेंट के फिजिकल मीनिंग क्या है। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास, इसके फिजिकल मीनिंग हैं द मेजर ऑफ हार्डनेस और सॉफ्टनेस। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट हमें ये बताएगा कि हम इस दौरान जो स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं, आया कि वो स्प्रिंग हार्ड है या सॉफ्ट है, और उस हार्ड और सॉफ्ट की पहचान कौन देगा? हमें यही स्प्रिंग कांस्टेंट के ही देगा। यानी के की वैल्यू अगर होगी ज़्यादा तो वो स्प्रिंग हार्ड होगा, और अगर के की वैल्यू कम होगी तो स्प्रिंग क्या होगा? सॉफ्ट होगा। मैं आपको इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे पास कुछ यूँ है कि देखिए, मैंने आपके सामने ये एक बॉल पॉइंट है, इस बॉल पॉइंट का मैंने एक स्प्रिंग निकाला है। अब अगर मैं इसको आराम से खींचूँ तो देखें ये खींचता चला जा रहा है, मैं खींचते जा रहा हूँ तो ये बड़ा होता जा रहा है। इट्स मीन अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं? चूँकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है कम
और ये सॉफ्ट है, इसको फोर्स लगा के खींचना भी आसान था। इसके बरक्स मैं आपको एक और डेमो दिखाता हूँ। देखें, मैं आपके सामने एक बाइक का स्प्रिंग लेकर आया हूँ और इस बाइक के स्प्रिंग को मैं खींचना चाह रहा हूँ। तो इसको खींचने के दौरान देखें मैं फोर्स ज़्यादा लगा रहा हूँ, ये नहीं खींचा चला जा रहा। इट्स मीन कि इसकी के की वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग हमें हार्ड नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि अगर के की वैल्यू कम होगी तो स्प्रिंग सॉफ्ट होगा और अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्प्रिंग हार्ड होगा। अब हम इस पूरे टॉपिक की यानी मास अटैक टू स्प्रिंग की मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं। तो मैथमेटिकल रिलेशन सिंपल है हमारे पास कि जब हम इस पर सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ हमें ये बताता है कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ, और इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो हम फोर्स लगाते हैं वो एम ए के बराबर होती है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। बात क्लियर है? अब इस फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लग रही होगी जिसको रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देंगे, और उसका रिलेशन हमने प्रूव किया है। उस रिस्टोरिंग फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते होते हैं? एफ आर विच इज इक्वल टू माइनस के एक्स से। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लें। हाँ जी, बात समझ आ गई? अब इसकी इन दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट साइड है ये दोनों फोर्सेस हैं, मतलब ये इक्वल हैं। हमें पता है ये एक्शन फोर्स है और ये रिएक्शन फोर्स है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इट्स मीन इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं? कंपेयर करने पर क्या होगा? F इज इक्वल टू एफ आर हो जाएगा। अब F किसके बराबर है? एम ए के, जबकि एफ आर किसके बराबर है? माइनस के ऑफ एक्स के। यहाँ से अब हमने रिलेशन निकालना है कि क्या वाकई ही एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली है या नहीं है। तो इस एक्सेलरेशन को एक तरफ रखें और बाकी पैरामीटर दूसरी साइड आ जाएंगे। माइनस के ओवर एम इंटू एक्स मिल गया। यहाँ पर देखें के एक स्प्रिंग कांस्टेंट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और हर स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो यहाँ हमने चूंकि सिर्फ एक स्प्रिंग लगाए, इसकी के की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और इसके साथ जो मैस बांधा है ये भी कांस्टेंट होगा। इट्स मीन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम। किसके बराबर क्या है? ये दोनों रकम कांस्टेंट है वैल्यूज। सो यहाँ पर क्या बच गया? एक्स। अब हमें पता है कि इक्वल और कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनैलिटी आती है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यहाँ से प्रूफ हो चुका है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, अगर वो मैस स्प्रिंग सिस्टम हो। तो क्लियर हो गया कि मैस स्प्रिंग सिस्टम इज द एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि व्हाट दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट। ये नेगेटिव साइन क्या है? जैसे हमने इसमें पढ़ा था एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसके अंदर भी नेगेटिव साइन आपको नजर आ रहा है। सिमिलरली ए प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स, यहाँ इन दोनों के अंदर नेगेटिव साइन नजर आ रहा है। इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इसको जब हम मीन से एक्सट्रीम की तरफ लेके जाएंगे तो एक्सेलरेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि इसकी सिमत हर वक्त, चाहे वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा, लेकिन उसकी सिमत कहाँ होगी? टुवर्ड मीन पोजीशन। इट्स मीन आप यहाँ इसकी रिजल्ट ये लिखेंगे कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड मेन पोजीशन। इसकी डायरेक्शन जो है वो मेन पोजीशन की तरफ है। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी देखें, नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहां पे नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो फोर्स इसको हमने लगाई और इस वक्त रिस्टोरिंग फोर्स जो एक्सर्ट कर रही है एफ आर, ये रिस्टोरिंग फोर्स इसकी सिमत किस तरफ है? टुवर्ड मेन पोजीशन है। तो यहां से ये पता लग गया कि नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि चाहे वो फोर्स है चाहे वो एक्सेलरेशन है, इनकी सिमत हमेशा मेन पोजीशन की तरफ है। यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की दूसरी कंडीशन थी कि उनकी या तो फोर्स की या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का हो टुवर्ड मेन पोजीशन हो। ठीक हो गया? तो ये तो था हमारा पहला पार्ट इस लेक्चर का। अब दूसरे पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंसेप्चुअली तौर पर मेन एक्सट्रीम और मेन एक्सट्रीम के दरमियान वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जीज के क्या रिलेशन है। तो
इस लेक्चर के बाद अब आपको देखें कि यहाँ ऊपर एक आई का आइकन बना हुआ नजर आ रहा है, या इस पर क्लिक कर लें, या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नजर आ रहा है, या पहले कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया गया उस पर क्लिक करें। जो ही आप क्लिक करेंगे आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मूव कर जाएंगे और इस सेकंड पार्ट का टोटल कंसेप्चुअल पैरामीटर एमसीक्यू के हवाले से वो आप उस लेक्चर में देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।